गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की आज इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम अपने फर्स्ट पार्ट यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है बलबन। बलबन गुलाम वंश का सुल्तान रहा था और काफी महत्वपूर्ण सुल्तान ये रहा था। काफी प्रसिद्धि इसने प्राप्त की थी। इसका जन्म तुर्किस्तान के एक इलबारी कबीले में इलबारी जाति के सरदार के यहाँ हुआ था और जो 10,000 परिवारों का खान था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही मंगोलों के आक्रमण के दौरान ये मंगोलों के हाथ पड़ गया था और इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरा को बेच दिया गया था। 1232 ईस्वी में जमालुद्दीन बसरा जो था वो दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने उससे खरीद लिया। तो इस प्रकार से वो इल्तुतमिश का एक दास बन गया था या उसका गुलाम बन गया था। अब आप देखिए, अपनी योग्यता के बल पर बलबन को इल्तुतमिश ने अपना खास सरदार बनाया था, जिसे व्यक्तिगत अनुचर कहा जाता था। इतना ही नहीं, रजिया सुल्तान के समय में भी इसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया था। तो वो शायद इसकी योग्यताएं थी जो दिन प्रतिदिन इसके पद में वृद्धि करती जा रही थी और इसकी अहमियत या इसका इम्पोर्टेंस जो था वो निरंतर बढ़ रहा था। तो अब आप देखिए, 1245 ईस्वी में मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उस अभियान का नेतृत्व भी इसने किया था। इतना ही नहीं, ये दिल्ली की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। जब रजिया के स्त्री होने के कारण तुर्क अमीरों द्वारा उसके शासन को स्वीकार नहीं किया जा रहा था तो उसे पद से हटाने के लिए काफी षड्यंत्र रचे गए थे और ऐसा माना जाता है बलबन भी उसको पद से हटाने के षड्यंत्र में सम्मिलित था। उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रजिया को हटाने में लगाई थी। फिर इसके बाद आप देखिएगा, रजिया सुल्तान के पतन के बाद 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना था और अपनी योग्यता से बहराम शाह को भी बलबन ने काफी प्रभावित किया था और उसे रेवाड़ी और झांसी की जागीर जो है वो बहराम शाह के द्वारा प्रदान की गई थी। फिर देखिए, 1240 से लेकर के 42 तक बहराम शाह का शासन रहा और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 ईस्वी तक इस गुलाम वंश का सुल्तान रहा था। क्योंकि बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह दोनों ही योग्य सुल्तान नहीं थे तो उनके समय में षड्यंत्रों का चक्र जो था वो निरंतर चलता रहा था और अलाउद्दीन मसूद शाह की अयोग्यता के कारण तुर्क सरदार जो है वो उससे काफी असंतुष्ट थे और निरंतर उसको पदच्युत करने में, उसको पद से हटाने में वो षड्यंत्र रच रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि बलबन ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इवन यदि हम कहें तो पूरी योजना अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाने के लिए बलबन के द्वारा ही योजना तैयार की गई थी। अब देखिए, इसके बाद 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद जो था वो सुल्तान बना था, जो 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक पूरे 20 वर्ष की अवधि पर उसने दिल्ली में अपना राज किया था। अब देखिए, इस समय में ये जो 1246 से 1266 ईस्वी तक का पीरियड है, इसमें इतिहासकारों में काफी मतभेद है कि ये जो अवधि है इसमें आखिर वास्तविक सुल्तान कौन था, अर्थात वो अलाउद्दीन नासिरुद्दीन महमूद या बलबन। क्योंकि कुछ इतिहासकार जो समय के समकालीन फारसी इतिहासकार हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो 20 वर्ष की अवधि है इसमें नासिरुद्दीन महमूद एक गुड़िया शासक मात्र था या दूसरे शब्दों में कहें कठपुतली सुल्तान था, जिसमें इस अवधि में चूंकि वास्तविक शक्ति जो थी सत्ता की वो बलबन के हाथों में केंद्रित थी और सारे कार्य जो है, निर्णय जो है वो उसी के द्वारा लिए जाते थे। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस अवधि में वास्तविक शासक जो था वो बलबन था, जबकि इतिहासकारों का दूसरा पक्ष जो है वो इस सत्य को पूरी तरह से नकारता है। उनका ये मानना है यदि प्रारंभिक अवधि में हम देखें, जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना तो उसने अपने
जो महत्वपूर्ण पद थे उसमें जिन तुर्क सरदारों को भर्ती किया उसमें भी एकाएक उसने कोई परिवर्तन नहीं किए थे। इतना ही नहीं, काफी समय तक उसने नायबे मुमालिकात का पद जो सुल्तान के बाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था उसमें भी परिवर्तन नहीं किए थे। लेकिन ये बात सत्य है कि बलबन बहुत ही योग्य व्यक्ति था और अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन वो पूर्व में भी कर चुका था और इस बात से नासिरुद्दीन महमूद भी भली भांति परिचित था। जहाँ तक हम बात करें तुर्क सरदारों के विद्रोहों की, उनके षड्यंत्रों की, तो वो पूरे हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलते हैं। तो उन विद्रोहों का, उन षड्यंत्रों का किस तरह से बलबन के द्वारा पर्दाफाश किया गया और किस तरह से बलबन ने अपने सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को बनाने में उसकी सहायता भी की। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो निस्संदेह बलबन का रोल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट था और सुल्तान के साथ उसने अपनी पुत्री का 1249 ईस्वी में विवाह कर दिया था। ये वैवाहिक संबंध जो था उसने न केवल बलबन की प्रतिष्ठा में वृद्धि की बल्कि उसे सुल्तान के द्वारा नायबे मुमालिकात के पद पर भी नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, सुल्तान ने उसे उलुग खां की उपाधि से भी नवाजा था। इसे आप लिखेंगे, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा बलबन को नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया तथा उसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की। अब देखिए, इसके बाद ये जो हमारी पहली ड्यूरेशन आती है आपके 1246 से 1266 ईस्वी की, इस अवधि में बलबन के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए जो निसंदेह उसकी योग्यता को और अधिक सत्य सिद्ध करते हैं। कई ऐसी समस्याएं थी जिसे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा फेस किया जा रहा था। अब अपनी उन समस्याओं को या सुल्तान की उन समस्याओं को किस प्रकार से बलबन ने बड़ी आसानी और धैर्य के साथ निपटाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालेगा, सुल्तान के अंतर्गत बलबन के कार्य। सुल्तान के अंतर्गत इन द सेंस की जो 1246 से 1266 तक वो स्वयं सुल्तान नहीं था, नासिरुद्दीन महमूद के समय में उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा, एक वर्ष की अवधि मार्च 1253 ईस्वी से लेकर फरवरी 1254 ईस्वी तक, इस पूरी अवधि में एक साल ऐसा था जब बलबन को नायबे मुमालिकात के पद से हटा दिया गया था। और उसका कारण ये था कि कई तुर्क सरदार जो बलबन की प्रतिष्ठा से चिढ़ने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे, उन्होंने सुल्तान के कान भरना प्रारंभ कर दिया था। और सुल्तान ने उस समय स्वविवेक से काम न लेकर के बलबन को नायबे मुमालिकात के पद से हटा दिया था। लेकिन इस एक अवधि के बाद जब उसने ये देखा कि उसने जो नए वजीर नियुक्त किए हैं या अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें नियुक्त उसने किया था, वो निरंतर अव्यवस्थाएं फैलाने का काम कर रहे थे, तो सुल्तान को एक कुछ समय बाद ही इस बात का एहसास होने लगा कि बलबन उसके लिए ज्यादा, उसके प्रशासन के लिए भी और उसके लिए भी ज्यादा उपयोगी है। तो उसे पुनः बुला करके, उसकी जागीर हासिल से बुला करके उसे पुनः नायबे मुमालिकात का पद उसको प्रदान किया गया और अपने इस पद की योग्यता को उसने पुनः सुल्तान को एक बार सिद्ध करके बताया। इस अवधि में आप देखिएगा, सबसे पहली समस्या थी पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा। पहला पॉइंट आप डालेंगे, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हमारे अधिकांश जो बाह्य आक्रमण हुए, जो विदेशी आक्रांता आए, वो पश्चिमोत्तर सीमा से ही उन्होंने हमारे राज्य में प्रवेश किया था। और इस समय आप देखिएगा, सबसे बड़ा खतरा जो था वो था मंगोल आक्रांताओं का। मंगोल निरंतर लाहौर, मुल्तान और उच्च के जो प्रांत थे उन पर निरंतर आक्रमण करके दिल्ली तक अपने धावे मारने या दिल्ली पर अपने आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। अब
बलबन द्वारा सर्वप्रथम इस समस्या पर ध्यान दिया गया और उसने एक विशाल सैनिक अभियान इन मंगोलों के विरुद्ध करके उनके प्रगति को रोकने का प्रयास किया। और इसमें आप देखिएगा 1247 और 1252, 48 निरंतर उसने ये अभियान किए और जितने मंगोल आक्रांता थे, जो ये मंगोल अभियान के जो नेता थे, उनको वापस लौटने के लिए विवश कर दिया था। स्थिति ये थी, पंजाब तक का क्षेत्र जो है वो मंगोल अपने अधिकार में लाने में सफल हो गए थे, लेकिन कभी भी बलबन के द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि मंगोल आक्रांताओं को वो उकसाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए विवश करें। जितनी जरूरत होती थी उतनी कार्रवाई करके उसने मंगोलों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था। इस प्रकार से पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करके उसने निसंदेह दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित किया था। अगले उसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दोआब और कठेहर के विद्रोह का दमन। दोआब और कठेहर के विद्रोह का दमन। हम सभी जानते हैं दोआब का जो क्षेत्र है, यानी गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, वो काफी उपजाऊ माना जाता है और इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है वो काफी समृद्ध माना जाता था। और इसी वजह से जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, उनकी राज्य के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में यहाँ से लगान वसूल किया जाता था। ऐसा नहीं है कि भारत के अन्य क्षेत्रों से लगान नहीं मिलता था, लेकिन एक नेचुरल सी बात है कि जहाँ सोर्सेज ऑफ इनकम अधिक होंगे तो उस क्षेत्र विशेष से हमारी राज्य की आय जो है उसमें भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो दोआब का क्षेत्र था, यहाँ पर विद्रोहियों ने दोआब और कठेहर में विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। इसका कारण क्या था? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया निसंदेह योग्य सुल्ताना थी, लेकिन अपने विरोधी तुर्क सरदारों के विरोध के कारण उसके राज्य में भी निरंतर अव्यवस्थाएं फैल गई थी। उसने यद्यपि काफी हद तक उन अव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने का प्रयास किया था और उसे सफलता भी मिली थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी यानी बहराम शाह और उसके उत्तराधिकारी के समय में, यानी 1240 से लेकर के 1246 का जो समय था, उस समय तक यदि हम स्थिति देखें तो निरंतर तुर्क सरदारों के जो षड्यंत्र थे उनमें वृद्धि होती जा रही थी और उस षड्यंत्र के कारण पूरे दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का माहौल था और इसी अव्यवस्था और अराजकता का लाभ उठा करके दोआब और कठेहर के क्षेत्र में हिंदू सामंतों और सरदारों के द्वारा दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर दिए गए थे। चूंकि ये क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया आय का एक बड़ा स्रोत था, तो बलबन ने उस समय की नजाकत को जानते हुए अपने विशेष सैनिक दस्ते के द्वारा इस क्षेत्र पर अभियान किए और यहाँ पर उठे विद्रोहों का दमन किया। यद्यपि पूरी तरह उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही बलबन और उसकी सेना अपने अभियान से लौटते थे, उन्हें यहाँ के हिंदू सरदार और सामंत उपद्रव कर दिया करते थे, लेकिन निसंदेह उसने यहाँ पर व्यवस्था कायम करने का एक सफल प्रयास अवश्य किया था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे मेवात। मेवात के क्षेत्र में भी आप देखिएगा, मेवात का जो दिल्ली और आसपास का क्षेत्र है, ये मेवात का क्षेत्र कहलाता है और उस समय के फारसी इतिहासकारों द्वारा ये राजपूताना का क्षेत्र था, उन्होंने इसे मेवात नाम दिया था। अब ये लोग लूटपाट किया करते थे और लूटपाट इस हद तक होती थी, इनकी हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ये दिल्ली तक धावे मारने लगे थे। पूरा मार्ग जो था वो व्यापारियों के लिए और यात्रियों के लिए इन्होंने सुरक्षित नहीं छोड़ा था। ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा, सर्वप्रथम 1249 ईस्वी में बलबन के द्वारा इन मेवातियों का दमन करने के लिए या मेवात क्षेत्र के विद्रोह का दमन करने के लिए सैनिक अभियान किया गया और इसके बाद
उन्हें उसने 1259 और 60 में भी इन मेवातियों का दमन करने के लिए सैनिक अभियान किया। ये क्षेत्र के जो उपद्रवी थे वो निसंदेह काफी बेखौफ हो चुके थे और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था, उनकी लूटपाट में फिर भी कोई कमी नहीं आ रही थी। इसलिए जब 1259 और 60 ईस्वी में बलबन के द्वारा सैनिक अभियान किया गया तो उसने जितने भी वहां पर मेवाती उपद्रवियों के छुपने के स्थान थे वो थे मेनली जंगल। तो उसने क्या किया, सारे जंगलों को नष्ट करवा दिया, आग लगवा दी ताकि उन्हें छुपने का कोई स्थान नहीं मिल सके। बड़ी संख्या में मेवाती उपद्रवियों को बंदी बना करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से इस अभियान में बलबन जो था उसे काफी सफलता मिली और पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित उसके द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा राजपूताना। राजपूताना से आप सभी भली भांति परिचित हैं। राजपूताना जो आप राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। इसका लाभ उठा करके राजपूताना के स्पेशली जो चौहान डायनेस्टी थी उन्होंने रणथंभौर को अपना केंद्र बना करके विभिन्न क्षेत्र जैसे कोटा, बूंदी, नागौर आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। इतना ही नहीं, आप देखिए रणथंभौर को केंद्र बना करके इन्होंने दिल्ली को भी अपने अधिकृत करने का प्रयास करा और दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जब बलबन को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा उन्हें नायबी मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया गया तो उसने अन्य समस्याओं की भांति इस समस्या का समाधान करने के लिए भी अपनी सेना को अच्छे से संगठित किया और विशाल सेना के साथ उसने राजपूतों के विरुद्ध या राजपूताना के इन चौहान वंशीय विद्रोहियों के विरुद्ध एक सफल सैनिक अभियान करा। लेकिन फिर पुनः वही एक बार मैं दोहराऊंगी कि इस समय स्थिति ऐसी थी, इतनी अधिक अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी कि हर एक सैनिक अभियान के बाद जब वापसी होती थी तो उन्हें विद्रोही और उपद्रवी जो थे वो अपना उन्हें उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया करते थे। लेकिन फिर भी उस समय के फारसी इतिहासकारों का ये मानना है कि बलबन जो था उसने राजपूताना पर काफी हद तक अपना नियंत्रण या दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा। आप देखिएगा बुंदेलखंड क्या था, दिल्ली सल्तनत की जो दक्षिणी सीमांत क्षेत्र था वहां पर चंदेल शासकों ने, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के आक्रमणों के दौरान जिनकी शक्ति को काफी विखंडित कर दिया गया था, उन चंदेल राजपूत शासकों ने पुनः अपनी शक्ति को संगठित करना प्रारंभ कर दिया था। इतना ही नहीं, झांसी, नरवर, भोपाल, मथुरा, ग्वालियर आदि क्षेत्र जो थे वहां पर इन चंदेल वंशी शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अब उनके प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इसी प्रकार से आप देखिएगा नरवर और चुनार तक का क्षेत्र जो है वो बघेलखंडी शासकों के आधिपत्य में आता जा रहा था। जब बलबन को इसकी सूचना मिली तो बलबन ने इन पर जोरदार आक्रमण करके उनकी शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया। तत्कालीन फारसी इतिहासकारों का ये मानना है, जिनमें आप देखिएगा मिनहाज स्पेशली वो इस बात को लिखता है कि ग्वालियर तक का जो क्षेत्र था वो बलबन ने दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बघेलखंडी और जो चंदेल शासक थे उन्होंने अपनी शक्ति को इतना अधिक संगठित कर लिया था कि वो दिल्ली सल्तनत को बार बार चुनौती देने में सफल हो रहे थे और समर्थ भी थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसी प्रकार से मालवा का क्षेत्र हम सभी जानते हैं, दिल्ली से गुजरात
के जो व्यापारिक मार्ग थे उनमें हमारा नागौर, जालोर और ये जो मालवा से गुजरात जाने का रास्ता था वो व्यापारिक दृष्टि से काफी सीधा और सरल था। आप लोग राजस्थान की हिस्ट्री में जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हमने पढ़े थे तो उसमें भी आपने देखा था मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उस व्यापारिक मार्ग को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने के लिए उसके द्वारा निरंतर प्रयास किए गए थे। तो ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्थाओं के कारण ये क्षेत्र भी काफी हद तक स्वतंत्र हो चुका था। यहाँ के सामंत आदि जो थे वो स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए बलबन ने यहाँ सैनिक अभियान करे और काफी उसने सफलताएं प्राप्त की। अब देखिएगा ये उस समय की घटनाएं हैं जब बलबन स्वयं सुल्तान नहीं था, बल्कि उसने नायबे मुमालिकात के पद पर रहते हुए अपने सुल्तान की इन समस्याओं को समाप्त करने के प्रयास किए थे और उसको काफी हद तक सफलता मिली थी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है बलबन की पदच्युति और उसकी पुनः नियुक्ति। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि तुर्क सरदार जो है वो बलबन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे उन्होंने सुल्तान के कान भरना प्रारंभ कर दिया। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा इस परिस्थिति में स्वयं विवेक से काम न लेकर के सरदारों के द्वारा कही सुनी बातों पर उसने विश्वास करा और 1253 से 1254 तक का जो अवधि थी उसमें इस पद से उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर जुनैदी को नियुक्त किया गया। धीरे धीरे आप देखिएगा ये स्थिति ऐसी थी कि निरंतर तुर्क सरदार जो है वो बलबन के विरुद्ध कान भरने में लगे हुए थे और सुल्तान के द्वारा उस समय में अपना विवेक काम में नहीं लिया जा रहा था। जुनैदी इसामुद्दीन रेहान जो था एक धर्म परिवर्तित हिंदू था, भारतीय मुसलमान था और वो पूरे षड्यंत्र का हेड था जिसमें सुल्तान की मां भी सम्मिलित थी। तो इसामुद्दीन रेहान जो था उसको फिर बलबन के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन वो स्वयं अन्य तुर्क सरदारों के स्थान पर स्वयं को सर्वे सर्वा बनाने का प्रयास कर रहा था और सत्ता की संपूर्ण शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे ये सुल्तान पर भी उसका शिकंजा जो था वो कसता जा रहा था और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अब रेहान की इन हरकतों से काफी परेशान हो गया था और इसके असैन्य नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। तो जब बलबन को फांसी भेजा गया फिर उसके बाद उसे राजपूताना के नागौर में भेज दिया गया। आप देखिएगा बड़ी स्वामी भक्ति के साथ अपने सुल्तान के द्वारा जो उसको आज्ञा दी गई उस आज्ञा का बलबन ने पालन किया। लेकिन जब सुल्तान के लिए इसामुद्दीन रेहान की सारी गतिविधियां असहनीय होने लगी तो उन्हें उसने बलबन को बुला करके नायब मुबालिकात का पद प्रदान किया और पुनः एक बार बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा जो है वो सुल्तान के प्रति प्रदर्शित की और उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अब इसके साथ साथ आप देखिएगा कई अन्य विद्रोह भी हुए थे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में। उन तमाम विद्रोहों का बलबन के द्वारा दमन कर दिया गया और राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास किए गए। इसके बाद आता है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु। ये टॉपिक डालेंगे आप, हेडिंग रहेगा आपका सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु। अब देखिए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 1266 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और कुछ इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार, स्पेशली आप देखिएगा इब्न बतूता, फरिश्ता, इनका ये मानना है कि सुल्तान नासिरुद्दीन की महमूद की मृत्यु के पीछे बलबन का षड्यंत्र था। अर्थात ये इतिहासकार ये मानते हैं कि बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या
हत्या की थी। लेकिन ये बातें वास्तविकताओं से परे हैं, क्योंकि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद रोगग्रस्त हो गया था और एक लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। तो निसंदेह इस पूरी घटनाक्रम में बलबन का कोई हाथ नहीं था। उसको बिना वजह इतिहासकारों के द्वारा दोषी ठहराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने 20 वर्ष की अवधि में जो उसने नायब मुमालिकात का पद सिर्फ 1253 से 1254 की अवधि को छोड़ दें, तो अपने इस पद पर रहते हुए उसने सुल्तान नासिरुद्दीन की समस्त समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने का प्रयास भी किया। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं जो एक कूटनीतिक चातुर्य है वो बलबन के द्वारा प्रदर्शित अवश्य किया गया था। जिस तरह से उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ करके अपने संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान की थी, तो निसंदेह उसकी एक कूटनीति का परिचय था। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी उसने अपने पद और अपने स्थान का गलत उपयोग किया हो। उसने सुल्तान की हर एक बात का, चाहे उसको पद से हटाने के बाद हांसी उसकी जागीर में जाने की आज्ञा देनी हो या वहां से फिर उसको नागौर जाने की आज्ञा देनी हो, उसने दोनों आज्ञाओं का मन से पालन किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग किया हो। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक में बलबन का सुल्तान बनना और सुल्तान बनने के बाद उसने किस तरह से तमाम अराजकताओं और अव्यवस्थाओं को समाप्त करके सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को पुनः कायम किया था, जो इस समय तक समाप्त हो गई थी इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के चलते। तुर्क सरदारों के नियंत्रण जो लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उससे चारों ओर अव्यवस्थाएं फैल गई थी, जिसकी वजह से सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। और जैसा कुछ स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे हैं, वो कहते हैं अभी से कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बताइए ताकि हम अभी से याद करना प्रारंभ कर दें। तो मैं उनको यही कहूंगी कि इम्पोर्टेंट सब कुछ होता है जब आपके सिलेबस में है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई चीज होगी, लेकिन फिर भी जैसा हर साल हम लोग करते हैं एग्जाम के समय में आपको जो हेल्प हो सकती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। और किसी तरह की कोई टेंशन ना करें, बस नियमित इस आप क्लासेस को लेते रहिए। सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही है और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक्स भी दें और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को घर पे बैठ करके सुरक्षित और स्वस्थ रहते हुए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।